अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी, तो हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर लिया था। आज हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करना है। और जैसे कि हमें पता है कि पहले जनरल शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, कंस्ट्रक्टिव और इन्वेस्टिगेटिव, ये सारे टाइप करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट ही जो शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट पोर्शन है, why is it said that almost all the mass of an atom is concentrated in its nucleus। मतलब ये कि किसी एटम का जो मोस्ट ऑफ द मास है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसकी वजह क्या है? द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स विच कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ द एटम्स। आपको पता है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं तीन हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है यही न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो ये मोस्ट हैवियर पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस या एटम, और ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इसी वजह से जो सबसे ज्यादा मास होगा वो इन्हीं पार्टिकल्स का होगा, इन्हीं पार्टिकल की वजह से होगा, और यही न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस पर ही सारे का सारा मास लाया कर रहा होगा। Again, the mass of electron is negligible as compared to that of proton and neutron, or therefore the almost all of the mass of an atom is concentrated in its nucleus। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि एक जो प्रोटॉन है वो 1836 गुना भारी होता है एक इलेक्ट्रॉन से, और एक न्यूट्रॉन जो है वो 1843 1843 टाइम भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान में रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एलिमेंट्स क्यों डिफरेंट होते हैं दूसरों एलिमेंट से? एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अनदर बिकॉज ऑफ हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डिटरमिन्स इट्स केमिकल बिहेवियर। उसका केमिकल बिहेवियर डिसाइड करते हैं, और लीडिंग टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एलिमेंट। यानी ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है ये उसका केमिकल बिहेवियर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सारा कुछ चेंज कर देते हैं जब ये नंबर चेंज होता है। तो हर एक एलिमेंट के डिफरेंट हैं ये, इस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मथ। बिस्मथ का ये आपको पता है कि कोई भी अगर एलिमेंट है ना, एक्स एलिमेंट है, उसके जो टॉप लेफ्ट साइड पर मौजूद होगा वो एटॉमिक मास होगा, और जो बॉटम पे लेफ्ट साइड पे मौजूद होगा वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ये ए और ये जी, और इसका ए क्या है 210, और इसका जी क्या है, यानी एटॉमिक नंबर क्या है 83। और हमारे पास फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू जी प्लस एन, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने निकालने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इधर ही रहेंगे, जी उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू ए माइनस जी। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में ए इसका क्या था 210, और जी इसका क्या, यानी एटॉमिक नंबर क्या 83। तो दोनों में से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 127। तो 127 न्यूट्रॉन इसमें मौजूद होते हैं। तो ये बेटा इसका आंसर जी। उसके बाद अगर मूव करें, जी फोर्थ पॉइंट, फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज ट्रीटियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ट्रीटियम ना एक आइसोटोप है। आपको पता है हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, एक प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। प्रोटियम में हाइड्रोजन 1 और ये 1 होता है, और ड्यूट्रियम में हाइड्रोजन 2 1 होता है, यानी एटॉमिक मास 2 हो जाता है, और ट्रीटियम के अंदर एटॉमिक मास 3 हो जाता है और 1। ट्रीटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और ये क्यों है? ट्रीटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट हैज एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। उसका न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल होता है। इट्स न्यूक्लियस कंटेन्स 2 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। 2 न्यूट्रॉन इसमें मौजूद होते हैं और 1 प्रोटॉन होता है, मेकिंग इट हैवियर एंड अनस्टेबल, जो इसको भारी बना देता है और इसको अनस्टेबल बना देता है। दिस इंस्टेबिलिटी कॉजेज ट्रीटियम टू अंडरगो डीके। ये डीके यानी टूट फूट का शिकार या फिर रेडिएशन के एमिट होने का शिकार कर देती है उसे, एंड इसमें से लो एनर्जी बीटा रेडिएशन निकलती है। कौन सी रेडिएशन निकलती है? बीटा। ये भी बेटा ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिफ्थ, हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी। एक एटम एनर्जी एब्जॉर्ब या एवॉल्व कैसे कर सकता है? एन एटम कैन एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के जरिए। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। अगर आपके सामने ये डायग्राम बनाऊं, ये न्यूक्लियस होता है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, और ये तीसरा शेल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर में आएगा ना, यानी ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी रिलीज होगी।
वो एनर्जी इवॉल्व करेगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा ना, तो वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यानी लो एनर्जी से हाई एनर्जी जाने की तरफ तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, तो हाई एनर्जी पर जाएगा। और अगर हाई से लो में आना है तो उतनी एनर्जी रिलीज कर देगा जितना गैप होगा। When electron jump from lower energy level to higher energy level, it absorb energy. Conversely का मतलब इसके conversely का मतलब कि इसके उलट। When an electron jump from higher energy level to lower energy, जब higher से lower है तो it evolves, यानी एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक हो गया। ये अगर डायग्राम बनानी है तो ये भी बना सकते हैं आप। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट, व्हाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम द फर्स्ट शेल टू द सेकंड शेल। एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है जब फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में मूव करते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस वी मूव फ्रॉम द फर्स्ट शेल टू द सेकंड शेल बिकॉज, यहाँ से रीजन बेटा स्टार्ट हो रही है, बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ओवर इलेक्ट्रॉन द सेकंड शेल इज वीकर कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स नियर द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन, उस पर एनर्जी ज्यादा लगेगी, न्यूक्लियस की ग्रिप ज्यादा होगी। और जितना न्यूक्लियस के दूर जाएंगे जो न्यूक्लियस की ग्रिप है वो कम होती जाएगी। द वीकर अट्रैक्शन मीन्स, मतलब कम अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल आर लेस टाइटली बाउंड, मतलब वो इतना मजबूती से जुड़ा नहीं हुआ। एंड रिक्वायर मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर पोजीशन, और उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। इसलिए जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर मूव करते हैं एनर्जी ज्यादा होती जाती है। Why is it needed to lower the pressure of the gas inside the discharge tube? Discharge tube में प्रेशर को लो करना क्यों जरूरी है? Lowering the pressure of the gas inside the discharge tube reduces the frequency of collision. कोलिजन की फ्रीक्वेंसी, मतलब उसमें मॉलिक्यूल मौजूद है ना, मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन होती रहती है, तो वो कोलिजन को कम करने के लिए हम उसका प्रेशर कम कर देते हैं। बिटवीन कैथोड कैनाल रेज एंड रेजिडुअल गैस, जो रेजिडुअल गैस है या फिर कैनाल रेज हैं जो एमिट हो रही हैं, उनको मतलब उनके दरमियान वो कोलिजन ना प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद विच हेल्प्स इन स्टडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज रेज, मतलब इन रेज को स्टडी करने के लिए, जो कैथोड रेज या कैनाल रेज हैं, इनको स्टडी करने के लिए हमें प्रेशर कम करना पड़ेगा, ताकि प्रेशर ज्यादा करने से कोलिजन ना हो, और कोलिजन क्या करेंगी, इन कैनाल रेज या कैथोड रेज को डिस्टर्ब कर सकती हैं। जी, उसके बाद थर्ड, व्हाट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हाउ हैज दिस कॉन्सेप्ट चेंज्ड विद टाइम। क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है, क्लासिकल मतलब पुराना कॉन्सेप्ट क्या है। एन इलेक्ट्रॉन वाज कन्विंस्ड एज ए चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब एक चार्ज पार्टिकल है जो मुसलसल न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है। सिमिलर टू द प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन, इसी तरह जिस तरह के सूरज के इर्द गिर्द दूसरे प्लैनेट, दूसरे सियारे मूव करते रहते हैं। दिस मॉडल सजेस्टेड द इलेक्ट्रॉन वुड इवेंचुअली स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस, और ये मॉडल ये सजेस्ट करता है कि अचानक जो इलेक्ट्रॉन है इवेंचुअली स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस, कि वो क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। हाउएवर विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज द कॉन्सेप्ट इवॉल्व्ड into the quantum mechanical model where the electron is understood to behave as both particle and wave। कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये है कि ये पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और वेव नेचर भी शो करेगा, लेकिन जो पुराना कॉन्सेप्ट है उसमें यही था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर यानी स्पाइरल ही होता है, वो घूमता ही रहता है रेडिएशंस के फॉर्म के अंदर। इट्स पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन, वेव फंक्शन के जरिए इसकी पोजीशन डिस्क्राइब की गई, रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, और जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मौजूद होता है, और इसकी बेस पे ना इसको ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है, मतलब ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ना, तो उसको ऑर्बिटल्स बोलते होते हैं। बाकी ये कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट यही है कि ये ऑर्बिटिंग सन एंड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। यहां तक भी आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। जी, उसके बाद अगर बात करें व्हाई आर द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स अनस्टेबल, अनस्टेबल क्यों होते हैं, पीछे भी हम पढ़ के आए ये ट्रिटियम अनस्टेबल क्यों होता है, रेडियोएक्टिव क्यों है, उसमें भी हमने यही कहा कि अनस्टेबल न्यूक्लियस ड्यू टू द हैवियर, मतलब उसमें न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा होने की वजह से या फिर उसका वेट ज्यादा होने की वजह से। द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल ड्यू टू इम्बैलेंस रेशियो ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इम्बैलेंस रेशियो होती है ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के दरमियान क्या होती है, इम्बैलेंस रेशियो होती है।
लीडिंग टू एन एक्सेस एनर्जी और मैस विद इन दी न्यूक्लियस, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ज्यादा मैस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जी, न्यूक्लियस में एक हैवियर सब्सटेंस आ जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है और वो रेडिएशन को एमिट करने लग जाता है। टू अचीव मोर स्टेबल स्टेट द न्यूक्लियस अंडरगोस ट्रांसम्यूटेशन बाय एमिटिंग रेडिएशन। इसको जब भी बेटा इस तरह की कंडीशन में रेडिएशन एमिट हो तो इस फिनोमेना को ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। Okay, fifth, during the star tube experiment, how did scientists included that the same type of electrons and protons are present in all the elements? कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम टाइप के मौजूद होते हैं। During the star tube experiment, scientists observed that the properties of electrons and protons remained consistent regardless of the elements being studied. This led them to conclude that the same fundamental particles, यानी negatively charged and positively charged protons, are present in all the elements. पता चला ये एक्सपेरिमेंट से कि हर एक एलिमेंट में ही वो कैथोड रेज भी थी और कैनाल रेज भी थी। इसका मतलब हर एक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे। एंड देयर characteristics are consist across different elements, और उनकी जो एलिमेंट्स थी, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो मिली थी हर एक एलिमेंट के अंदर, जिसकी वजह से हमने कह दिया कि ये हर एक एलिमेंट का हिस्सा होंगे जी। तो उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करें, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर अगर एक्सप्लेन करें तो हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन और ये डायग्राम बना दीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो हाउ डज द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, ये पैराग्राफ भी लिखा हुआ है बुक में, बाकी ये इधर भी एक्सप्लेन कर दे। आयोनाइजेशन क्या होता है कि एक एटम है, उस पर चार्ज आ जाना, पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव आ जाए, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद एग्जांपल दिया रेडियम 226, यानी रेडियम 226 एक एलिमेंट है जिसकी रेडियो, बुक में ही एग्जाम्पल ये दी हुई है कि इसकी रेडिएशन से क्या होता है कि जो सोडियम एटम है वो सोडियम आयोनाइज होता है और सोडियम आयन बना देता है। यानी इसके नीचे आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ये आगे इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन भी आप इसके अंदर लिखेंगे कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला और आयोनाइज हो गया Na पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कहाँ से आई, ये एनर्जी आई रेडियोएक्टिव आइसोटोप रेडियम 226 से जी। उसके बाद थर्ड, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिविटी की ये डेफिनेशन है और इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं, जिसमें टेक्नीटियम 99 है जो कि यूज होता है मेडिकल इमेजिंग एंड डायग्नोस ऑर्गन फंक्शन। कार्बन 14 के जो कार्बन डेटिंग है, यानी फॉसिल फ्यूल्स की जो एज डिटरमिन करने के लिए, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इंडस्ट्री के अंदर या फिर उसमें लीकेज या फिर अदर फिनोमेना को स्टडी करने इस्तेमाल होता है। तो ये 3 एप्लीकेशन इसकी याद कर लेंगे। उसके बाद जी फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास, एक न्यूमेरिकल दिया गया है। फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मरकरी, मरकरी का फाइंड करना है। ये डाटा दिया हुआ है जिसमें हर मरकरी की ये अबंडेंस लिखी हुई है, ये अबंडेंस मरकरी 198 की, ये आइसोटॉप 1 2 3 4 5 6 और 7 आइसोटॉप्स होते हैं। अब ये 7 आइसोटॉप्स हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास का, वो ये होता है कि आइसोटॉपिक मास, यानी जितने एक आइसोटॉप उसका आइसोटॉपिक मास उसी की रिलेटिव अबंडेंस, उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और दूसरे आइसोटॉप का मास और दूसरी आइसोटॉप की अबंडेंस, यानी जितने आइसोटॉप हैं 7 आइसोटॉप हैं, तो सातों आइसोटॉप्स का आइसोटॉपिक मास मल्टीप्लाई विद रिलेटिव अबंडेंस, उनका सम, समेशन साइन क्या शो करता है कि सम इनका, वो सम लेना है और उसको डिवाइड बाय 100 कर देना है। तो Hg हैज, तो इसके 7 आइसोटॉप्स होते हैं, Hg हैज 3, ये इसको बेटा 7 कर लीजिएगा, 7 आइसोटॉप्स होते हैं। मरकरी हैज 7 आइसोटॉप्स, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई ईच विथ मास ऑफ द अबंडेंस, यानी ये फर्स्ट आइसोटॉप है, इसका आइसोटॉपिक मास 196 आइसोटॉपिक मास है, इसकी अबंडेंस कितनी है 0.0146 या 0.16, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरा आइसोटॉपिक मास और उसकी अबंडेंस, तीसरा आइसोटॉपिक मास उसकी अबंडेंस, चौथा आइसोटॉपिक मास उसकी अबंडेंस, पांचवा, छठा और सातवां, इसी तरह करके हमने सब को सम कर लेना और सम करके उसको 100 पर डिवाइड कर देना, और जो सम करके 100 पर डिवाइड करेंगे आंसर जो आएगा वो 199.307। तो ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा और इसको हम AMU में कैलकुलेट करते हैं, इसका यूनिट क्या होगा AMU जी। तो ये इसका आंसर है।
जी, तो ये हमारे पास आंसर थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग क्वेश्चन है 2 और वो बुक पर ही आपको मिल जाएँगे। लेकिन अगर मज़ीद नहीं मिलते आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर, तो आप राब्ता कीजिएगा। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, उस पर राब्ता कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह लाज़मी मिल जाएँगे और ये नोट्स परचेज़ करने के लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।